नमस्कार। एडिटोरिया का एक बिहार तथ्य संग्रह करके एक बुक जो है मार्केट में आया है, जिसे आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। इस बुक में जो है क्या क्या दिया गया है, तो बिहार स्पेशल का बुक है ये। तो इसमें जो है बिहार सामान्य परिचय दिया गया है। दूसरा नंबर पे है बिहार का इतिहास, यानी कि प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार के प्रश्नों का संग्रह है। उसके बाद बिहार का भूगोल में बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार की जलवायु, बिहार का अफवाह तंत्र, बिहार की मिट्टी, बिहार में वन एवं वन्य जीव और बिहार में आपदा प्रबंधन। उसके बाद 4 नंबर पे है बिहार की अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग और परिवहन शामिल है। उसके बाद 5 नंबर पे बिहार में पर्यटन, ये इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद बिहार की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनगणना 2011 को इसमें सम्मिलित किया गया है। वही पॉलिटी के अंतर्गत जो है इसमें राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री, अस्थायी स्वायत्त नगरपालिका और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर में 8 पे बिहार में कला एवं संस्कृति में स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, लोक नृत्य एवं लोक नाटक, पर्व त्यौहार क्या है, मेला क्या क्या लगता है बिहार में, ये सब का संकलन किया गया है। कुछ प्रमुख व्यक्ति जो हुए हैं उसका चर्चा है। और उसके बाद बिहार विशेष विविध से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। और लास्ट में आपको इस बुक में 47th बीपीएससी पीटी से लेके 67th बीपीएससी पीटी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खास के बिहार स्पेशल का संग्रह इसमें किया गया है। तो आप परचेज करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या क्या डिस्कस करेंगे, कोशिश करते हैं कि चूँकि बुक बहुत 137 लगभग 135 प्लस पेज का बुक है, तो कोशिश करते हैं इसको क्या क्या दिया गया है तो इसका डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बिहार का सामान्य परिचय, और आपको बिहार का इतिहास में प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास, इसका चर्चा करते हैं। वीडियो अगर लंबा बनता है तो आप 2x करके वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। 68 बीपीएससी में कम टाइम बचा हुआ है, अगर यहाँ तक आप ना देख पाएँ तो 69 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आ जाइए चैप्टर पे। तो फर्स्ट चैप्टर इसका कह रहा है सामान्य परिचय। नामकरण, 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों, फॉलोअर बोल सकते हैं, कि प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था और इसमें बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। भौगोल की स्थिति क्या है बिहार का, इससे जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो इसका लोकेशन आप एक बार नक्शा देख लीजिए। सबसे उत्तरी पॉइंट जो है यहाँ, इसका कितना है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेके 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेके, उल्टा हमने बोल दिया, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। तो बिहार की स्थिति अगर पूछ ले तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। और इसके बाद इसका देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थिति है, ठीक है। यहाँ दिया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। कुछ आगे कह रहा है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार से पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना की घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल, अगला पॉइंट है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा को अलग अलग राज्य में विभाजित किया गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या किया गया, बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, जिससे झारखंड को एक नया राज्य बनाया गया, जिसमें 46% भूभाग झारखंड के पास दिया गया और 28वां राज्य जो है झारखंड बना था बिहार से अलग होके।
बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल बिहार का 94,163 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 2.86% है। भारत 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,952 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और भारत के कुल जनसंख्या का जो टोटल जनसंख्या उसका 8.60% जो है बिहार में निवास करता है। ये 2011 का आंकड़ा है, ठीक है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जो है जनसंख्या के अनुसार, भारत जो है जनसंख्या के अनुसार तीसरा बड़ा राज्य है। 1 नंबर पर यूपी पड़ता है, दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरा नंबर पे आपको बिहार आ जाएगा। लेकिन देखते हैं कि इसका स्थिति क्या है। अब जो जनगणना होने वाला उसके अनुसार ये सब आंकड़ा आपका बदल जाएगा। उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से लेके साउथ, इसका जो लंबाई है 345 किलोमीटर है। वही पूर्व से पश्चिम यानी कि इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी ये कितना है 345 किलोमीटर। वही जो है पूर्व से पश्चिम है 483 किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट 53 मीटर या 53 मीटर बोलिए या 173 फीट बोलिए। औसत वर्षा बिहार में जो है 112 सेंटीमीटर हुआ करता है। प्रशासनिक विभाजन में क्या क्या है तो टोटल 9 प्रमंडल है। जिला की संख्या 38 है टोटल, जिसमें अरवल जो है सबसे नया जिला बनाया गया। अनुमंडल जो है टोटल 101 है। प्रखंड सह अंचल 534 है। पंचायत टोटल जो है 8,067 है। नगर निगम टोटल 19 है, जिसमें 19वां नगर निगम जो है सहरसा को बनाया गया है। नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत 154 है। बिहार का विधायिका के बारे में आ जाइए। बिहार पुलिस जिला 40 है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। और बिहार विधानमंडल कैसा है द्विसदनात्मक या द्विसदनीय। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना, बिहार विधानसभा 243 और विधान परिषद में टोटल 75 है। लोकसभा का टोटल सीट जो है बिहार का 40 है, वही राज्यसभा 16। तो बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीट रिजर्व सीट जो है 40 है। अनुसूचित जाति के लिए 38, वही एसटी कम्युनिटी के लिए एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट जो है लोकसभा के लिए ये 6 है टोटल। कौन कौन है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ये सीट जो है एससी के लिए रिजर्व है लोकसभा में, ठीक है। चौहद्दी पे आ जाइए। चौहद्दी पे क्या है, इस लोकेशन पे देखिए तो इधर आपको नेपाल पड़ जाएगा, इधर वेस्ट बंगाल पड़ जाएगा, इधर आपका पड़ जाएगा झारखंड साउथ में, और इधर आपको पड़ जाएगा वेस्ट में आपको पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो नेपाल के साथ साथ जिला जो है साझा करता है। कौन कौन है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। दक्षिण में आ जाइएगा तो दक्षिण में झारखंड के साथ 8 जिला साझा करता है बिहार, जिसमें रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। और पश्चिम में आपका 3 राज्य आ जाएगा। एक तो आ जाएगा किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, फिर उसके बाद कटिहार। यानी 2 जो है किशनगंज और कटिहार जो है, कटिहार झारखंड के साथ है भी सीमा साझा करता है, वही किशनगंज जो है नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। और ये दोनों वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है, जिसमें पूर्णिया भी सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में 8 जिला जो है बिहार के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें कौन कौन आ जाएगा, रोहतास आ जाएगा, उसके बाद कैमूर, उसके बाद बक्सर, फिर भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और लास्ट में पश्चिम चंपारण। राजकीय प्रतीक पे आ जाइए। राजकीय प्रतीक है बोधि वृक्ष। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी। एग्जाम से पहले कोशिश कीजिए कि एक बार जरूर वीडियो को देख ले। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल को कहा जाता है या माना जाता है। राजकीय पुष्प जो है गेंदा। राजकीय
पशु बैल 2013 से पूर्व ये रीछ हुआ करता था। राजकीय पक्षी गौरैया 2013 से पूर्व जो है फाख्ता हुआ करता था। राजकीय मछली मांगुर। बिहार का राजकीय गीत कौन है? मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन नमन। गीतकार क्या है? सत्यनारायण। संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता दी गई इसको 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। ठीक है। प्रमंडल दिया गया है और उससे संबंधित जो है जिला दिया गया है। सारण प्रमंडल में कौन कौन जिला आता है? तो 3 जिला आता है, सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत में क्या जगह? 6 जिला, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। वही दरभंगा प्रमंडल में आ जाएगा 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला आ जाएगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। पूर्णिया के अंतर्गत 4 आ जाएगा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। वही पटना के अंतर्गत आ जाएगा, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। मगध प्रमंडल के अंतर्गत आ जाएगा आपका 5 जिला, जिसमें शामिल है गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। मुंगेर के अंतर्गत आ जाएगा 6 जिला, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। वही भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिला आता है, जिसमें भागलपुर और बांका। ठीक है, तो टोटल 38 जिला हुआ। आप एक बार देख लीजिए यहाँ प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल, पश्चिम चंपारण हेडक्वार्टर, दरभंगा पड़ता है। दरभंगा में कौन कौन आएगा? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। वही कोसी में आ जाएगा आपका सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। पूर्णिया में आ जाएगा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। भागलपुर में आपका आ जाएगा बांका और भागलपुर। और इधर आप देख लीजिए सारण में आएगा सिवान, गोपालगंज, सारण। ये सब एक बार इसको बारीक से आप देख लीजिएगा। आ जाइए बिहार का सामान्य परिचय, और यहाँ से चालू हो जाएगा प्राचीन बिहार का इतिहास। तो प्राचीन के बिहार के इतिहास को 5 खंडों में बांटा है। पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त काल और बौद्ध एवं जैन धर्म। यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। बिहार प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत कहाँ से है? तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोत है, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत पूर्व ऐतिहासिक युग के मुंगेर, चिरांद, चेचर, वैशाली में पड़ता, मनेर, पटना, सोनपुर में ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड जो है प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया, नंदनगढ़ और लौरिया, अरेराज और रामपुरवा आदि स्थलों से प्राप्त हुआ है। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, ये सब जो है पुरातात्विक स्रोत हैं। खुदाई से प्राप्त क्या क्या हुआ है? सिक्का, मनके एवं मूर्तियाँ आदि प्रमुख, ये सब है पुरातात्विक स्रोत। वही साहित्यिक स्रोत पे आ जाएगा रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जो है अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं जो भगवती सूत्र आदि साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों का विवरण, जैसे मेगा स्थनीज का बुक जो लिखा गया है इंडिका, फाहियान, इत्सिंग, हेनसांग की यात्रा वृत्तांत, ये सब से जानकारी जो है बिहार का मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। पूरा पाषाण काल पे आ जाइए कि पूरा पाषाण काल, तो इस काल में मानव अखेटक एवं खाद्य संग्राहक होता था। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी आदि जो है प्राप्त हुए। ये अवशेष जो है कब का है? तो 1 लाख से लेके 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल में क्या क्या मिला है? तो इस काल में मानव अखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक हुआ करता था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल में आ जाइए कि इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था, मानव बस्तियां में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद सारण में पड़ता, चेचर वैशाली में, मनेर, पटना, सनुआर
रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार जो है प्राप्त हुए। कैमूर के पहाड़ी और नवादा और जम्मू से गुफा चित्र जो है प्राप्त हुआ है। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के माना जाता है। ताम्र पाषाण काल पे आ जाइए। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल के पत्थर के औजार अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष को आप 1000 ईसा पूर्व के मान सकते हैं। वैदिक युग में आ जाइए कि आर्यों द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित था। वैदिक सभ्यता को हम 2 खंडों में बांट सकते हैं। एक तो पूर्व वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड होगा 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल को हम 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था, और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट बिहार के क्षेत्र में हुआ था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र, अगला पॉइंट है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में हमें मिलता है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। और ऋग्वेद में बिहार को कीकट या वार्त्य शब्द से संबोधित किया जाता था। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र देश कहा जाता था। बताइए, बिहार को अपवित्र देश कहा जाता था। महाजनपद काल का पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसमें बिहार में कौन कौन क्षेत्र था। एक तो था लिच्छवी, दूसरा मगध और तीसरा अंग। लिच्छवी वैशाली मुजफ्फरपुर के क्षेत्र को, मगध जो है पटना, गया और नालंदा के क्षेत्र को, और अंग जो है भागलपुर और मुंगेर के परिक्षेत्र को कहा जाता था। 3 जो है महाजनपद काल का जो 3 महाजनपद है जो बिहार में था, बज्जी, मगध और अंग, इसको ध्यान रखेंगे। बज्जी संघ के बारे में डिस्कस है। महाजनपद काल में बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ हुआ करता था। बज्जी, लिच्छवी, जात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु, इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। और लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल के द्वारा किया गया था। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडगाम के जात्रिक वज्जी संघ के जनपद थे। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दिया जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, ठीक है, कि विश्व की प्रथम गणतंत्र कहाँ थी, तो लिच्छवी में। आगे आ जाइए। मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ करता था। क्वेश्चन बन सकता है कि महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध हो जाएगा। और मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध का विस्तार जो है पटना से गया तक है। और मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन हमें अथर्ववेद में मिल जाता है। अंग महाजनपद पर आ जाइए। अंग महाजनपद का विस्तार जो है भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और अंग के अंतिम शासक जो थे ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक जो है बिंबिसार ने अपना अंग को मगध में मिलाया था। मगध का उत्कर्ष एवं राजवंश के बारे में अब डिस्कस करते हैं। मगध की स्थापना बृहद्रथ के द्वारा किया गया है। बृहद्रथ का पुत्र जो है जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया। इसका वर्णन जो है महाभारत में देखने को मिल जाता है। मगध की राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से क्या था, संपन्न था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो है ऋजुपुंजय को माना जाता है। हर्यक वंश पे आ जाए कि इस वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश का हो जाएगा बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में की थी हर्यक वंश की स्थापना। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार का विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया और उसकी पहली पत्नी कौशल देवी
कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी जो है क्षेत्र प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है उसकी, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, उसकी दूसरी पत्नी जो थी चेलना या चेलहना या चेलना बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में बना है। तो चेलहना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। अगला पॉइंट है उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद प्रदोत के साथ मैत्री संबंध था। बिंबिसार ने चंद प्रदोत के उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु का टाइम पीरियड है 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम जो है कुनिक था। बिंबिसार एवं, अगला पॉइंट है बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी जो है काशी वापस ले लिया था, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः क्या हुआ, अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया था। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा से हो जाता है। अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को क्या किया, अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है और अभी भी बनेगा कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के द्वारा आयोजित करवाया गया था। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, ये भी क्वेश्चन बना है। तो उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र किए थे। गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया था। उदयन के 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडक और नाग दशक। नाग दशक इस वंश का अंतिम शासक हुआ। शिशुनाग वंश पे आ जाइए। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती को राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। 394 ईसा पूर्व शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा जाता है। किसको, कालाशोक को। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन को माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनाया है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदी वर्धन। नंद वंश पे आ जाइए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। टाइम पीरियड क्या है, 344 ईसा से लेकर 321 ईसा पूर्व। बुक जो है नया है, इसके वजह से हो सकता है कि कहीं आपको मिस्टेक भी देखने को मिले। अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। इसमें क्या क्या पॉइंट का डिस्कस किया गया है कि महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया था। महापद्म नंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण किया। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है और पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया। महापद्म नंद ने, अगला पॉइंट, महापद्म नंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था या मिलाया था मगध साम्राज्य में। अब तक जो है 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय में ही हुआ था। अगला पॉइंट कर रहा है कि व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है बीपीएससी में।
इस वंश का अंतिम शासक हुआ है घनानंद, और घनानंद के समय ये भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में। और घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट कर रहा है कि नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था, और मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवाता है, और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना जो है होती है। तो अब क्वेश्चन बनेगा नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद हो जाएगा, और इसका हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है, और मौर्य वंश की स्थापना जो है नींव जो है रखी जाती है। तो मौर्य वंश के विषय में क्या क्या क्वेश्चन बना है इसको देखते हैं। मौर्य वंश टाइम पीरियड 321 से लेके 184 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से लेके 298 ईसा पूर्व। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की थी। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया था। पॉइंट नंबर अगला पॉइंट कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं, उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के बाद हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी जो है उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अगला पॉइंट कर रहा है कि युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी से होता है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। कौन भेजा था? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक लिखा गया, उसको इंडिका की रचना किया है। मेगास्थनीज के द्वारा रचना हुआ है इंडिका का, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। अगला पॉइंट कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, और दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। पॉइंट नंबर आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में जैन उपवास पद्धति सलेखना द्वारा अपने प्राण को त्याग देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिंदुसार 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व। पॉइंट नंबर 1 का रहा, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात या सीसेन आदि के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीयोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगला पॉइंट कर रहा है बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत जो है भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। पीटी में जो एग्जाम बना में क्वेश्चन बना उसका हम थोड़ा हाईलाइटेड वहाँ पे कर देते हैं। अशोक पे आ जाइए। अशोक का टाइम पीरियड है 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के बाद के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। पुराना में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मस्की और गुजरा के अभिलेख में अशोक कहा गया है। सिंहल अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। हालांकि यह अन्य स्रोत में इसकी पुष्टि जो है नहीं होता है।
अगला पॉइंट कर रहा है कि अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, ये क्वेश्चन हो सकता बन जाए कि कलिंग युद्ध कब हुआ, तो 261 ईस्वी पूर्व में किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया था। अगला पॉइंट कर रहा है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उससे पूर्व यह शैव धर्म को मानता था। दिव्या बदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष हैं। 9वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ, 10वें वर्ष पे बोधगया की यात्रा हुआ है, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा हुई है, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन किया गया है, 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति हुई है, यहाँ से क्वेश्चन बना, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा, और अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं आगे क्या क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट कर रहा है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री जो थी उनकी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने हेतु। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और बना भी है कि तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ है, तो पाटलिपुत्र में और अशोक के टाइम पीरियड में। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी थे कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति, शशि, शालीसुख, देवधार्मन, शतधनुष एवं बृहद्रथ। अगला पॉइंट करा है मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ है बृहद्रथ और मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक रहा। यहाँ से अंतिम से क्वेश्चन बन सकता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ, और टोटल जो 137 वर्षों तक मौर्य वंश का शासन रहा है। आ जाइए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से, यहाँ से भी क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री में बनाता है, खास के बिहार स्पेशल्स। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उसने शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिषपुंज के नाम से भी जाना जाता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी, सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी थी। यही उनका लालन पालन किया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, किनकी पत्नी का, बौद्ध जी महात्मा बुद्ध का। 16 वर्ष की आयु में विवाह होता है और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी अपने आप को बना लिए थे। अगला पॉइंट कर रहा है कि 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद तथागत एवं बुद्ध कहा जाने लगा। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुआ था। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाया। बौद्ध धर्म के 4 सत्य कौन कौन है? आर्य सत्य, दुख, संसार, उनका मानना था कि संसार दुख में है। दुख समुदाय, दुखों का कारण तिर्स्या है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तिर्स्या का विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का कौन कौन बताया गया है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में तीन रत्न हुए हैं, त्रिरत्न बोलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्यम मार्ग हो जाएगा, न लेफ्ट न राइट, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? क्वेश्चन बना है पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गया था 80 वर्ष की आयु में। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम वैशाली और द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत राजगिरी।
बुद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां नंबर पे है ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शस्य का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग और मद सेवन का त्याग, यानी मद सेवन मतलब ड्रिंक वगैरह नहीं करना। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उससे संबंधित प्रतीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जन्म के प्रतीक को कमल के नाम से जानते हैं, यौवन को सांड, महाभिनिष्क्रमण या गिरित्याग को घोड़ा, संबोधि या ज्ञान प्राप्ति को पीपल या बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण या मृत्यु, पद चिन्ह या स्तूप, धम्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश को चक्र। अगला पॉइंट कर रहा है कि बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में भी बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। 2 अलग अलग, चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। एक तो हो गया हीनयान और एक हो गया महायान। परिवर्तन विरोधी था हीनयान और परिवर्तन के समर्थक था। परिवर्तन चाह रहा था लेकिन हीनयान जो था वो परिवर्तन नहीं चाह रहा था। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वर्ज्यान का विकास होता है। आगे पॉइंट पे आ जाइए। सूत पिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सबसे बृहत पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। विनय पिटक, संघ के नियमों का संकलन इसमें किया गया है। सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया। विनय पिटक का संकलनकर्ता कौन थे? उपाली। सूत पिटक का हो जाएगा आनंद। अभिधम्म का हो जाएगा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें किया गया है और इसका रचनाकार थे मोगलीपुत्र तीस। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, बौद्ध संगति या सभा बोलिए। प्रथम बौद्ध संगति हुआ है 483 ईसा पूर्व, स्थान है राजगिरी। शासक किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के। अध्यक्ष कौन हुए हैं? महाकश्यप। विशेषता क्या रहा? सूत पिटक, विनय पिटक की रचना जो है किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ। शासक कालाशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष सवाकामी, महासंघिक एवं अस्थवीर के रूप में विभाजन होता है। तृतीय बौद्ध संगति जो है 251 ईसा पूर्व में आयोजित होता है। पाटलिपुत्र जगह है, अशोक के शासनकाल में हुआ। अध्यक्ष से मोगलीपुत्र 30 और अभिधम्म पिटक का संकलन इसमें किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। कहाँ है जगह? कुंडल वन, कश्मीर। शासन किसके शासनकाल में? कनिष्क के। अध्यक्ष कौन हुए हैं? वसुमित्र अश्वघोष। और महायान एवं हीनयान में बौद्ध धर्म जो है बंट जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध के मृत्यु की कथा जातक कथा में मिलती है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर हुआ करता था। स्तूप जो है बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल था और विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हुआ करता था। आ जाइए आप जैन धर्म पे। इसको लेकिन एक बार आप कम से कम देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले। वैसे ये जो है 68 बीपीएससी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, बगल में जो आपका 69 बीपीएससी पीटी होने वाला उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अभी बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसआई का भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और बीएसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम होता है। तो ये सब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता। वैसे अगर नेशनल लेवल पे आप एग्ज़ाम देते हैं जैसे कि एसएससी के लेवल पे CHSL हो या CGL हो, ये सब में भी एग्ज़ाम में प्रश्न आपको देखने को मिलता है। यहाँ से यूपी PCS का एग्ज़ाम जैसे देते हैं, इसमें भी एग्ज़ाम में आपको ये सब प्रश्न जो है देखने को मिल जाता है, जैसे JPSC हो। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। आ जाइए जैन धर्म पे। वीडियो जो है लगभग 40 मिनट का बन चुका है। देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री को ज़रूर समाप्त कर दे। तो अगला टर्म है जैन धर्म। जैन धर्म से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव,
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वे ये जो है ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। 10वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म काशी में हुआ। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समवेद पर्वत पर हुई। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी से भी क्वेश्चन बना है ज़्यादा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म जो है 544 ईसा पूर्व कुछ सोर्स में, यानी कि NCERT के सोर्स में 499 ईसा पूर्व माना गया है, में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला थी, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुजा। दामाद या जमाता बोलिए जमाली या जमाली था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जीव भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत था। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यानी सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य इंद्रियों को बस में रखना। 5वां अगला पॉइंट कर रहा है 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से। अगला पॉइंट कर रहा है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। और जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक क्या क्या हैं देख लेते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इनका प्रतीक है बैल या ऋषभ। दूसरा तीर्थंकर हैं अजितनाथ, हाथी या इनका क्या था? प्रतीक हाथी। 23वें थे पार्श्वनाथ, इनका जो है प्रतीक सर्प है। 24वें हैं महावीर स्वामी और इनका जो है प्रतीक है सिंह। जो इम्पोर्टेंट है उसी का संकलन किया गया है। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य का नाम जन्म जो है बिहार में हुआ था। जैन संगति कहाँ कहाँ हुआ है, इससे क्वेश्चन बनेगा। प्रथम जन संगति हुआ 310 ईसा पूर्व में, स्थान पाटलिपुत्र बिहार में। शासक किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और विशेषता क्या रहा? तो दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन इसमें किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 512 ईस्वी में बल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है। शासक नहीं दिया है। अध्यक्ष देवर्धि या क्षमा श्रमण। और विशेषता क्या रहा? जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया था। जैन महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया। श्वेतांबर भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रदान किया और इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया था। परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया। वही श्वेतांबर क्या किया? स्थूलबद्ध के नेतृत्व में, और इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया। आ जाइए इसके बाद अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है शुंग वंश से। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या होता है और हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईस्वी पूर्व में होता है और 185 ईस्वी पूर्व में जो है शुंग वंश की स्थापना होता है। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और वह वृद्धरथ का सेनापति हुआ करता था।
पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक जो है मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति। क्वेश्चन बन सकता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति। और इसका जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। कनव वंश पे आ जाए। कनव वंश की स्थापना जो है वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर की थी। वसुमित्र शुंगों का अमात्य या मंत्री था। वसुमित्र कौन था, तो शुंगों का अमात्य या मंत्री हुआ करता था। कन्नव वंश भी ब्राह्मणों का था और इस वंश का अंतिम शासक हुआ है सुशर्मा। सातवाहक वंश के संस्थापक थे सिमुख ने सुशर्मा की हत्या कर कनव वंश का अंत कर दिया था। आगे पॉइंट देखते हैं कुषाण वंश। पहला पॉइंट है कुषाण वंश में कि भारत आने वाला विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। तो कुषाण चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा में थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी को कनिष्क ने पाटलिपुत्र में से विजित किया था। अगला पॉइंट कर रहा है कनिष्क के समय गंधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बना है एग्जाम में। कनिष्क के चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य हुआ करता था। आगे आ जाइए, इम्पोर्टेंट है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था और इसका टाइम पीरियड था 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त 280 से लेकर 320 ईस्वी तक, और वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा की उपाधि जो है धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम पे आ जाइए। इनका टाइम पीरियड कब का है, 320 से लेकर 335 ईसा पूर्व तक। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अगला पॉइंट कर है कि वह प्रथम गुप्त था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण किया था। समुद्रगुप्त पे आ जाइए। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है 335 ईसा पूर्व से लेकर 375 ईसा पूर्व तक। इतिहासकार स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था और ये बीपीएससी में क्वेश्चन बना चुका है पीटी में। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि जो है धारण किया था। अगला पॉइंट कर रहा है कि समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। आगे आ जाइए, आगे पॉइंट देखते हैं। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन हुआ करता था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का भी प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त सेकंड ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। अब आ जाइए चंद्रगुप्त सेकंड। इनका टाइम पीरियड है 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक।
चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये बीपीएससी पीटी में पूछा। चंद्रगुप्त सेकंड ने देवगुप्त, देवराज या देवश्री आदि की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने ध्रुव देवी कुबेरनामा से विवाह किया था। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री थी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया और उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त सेकंड की सहायता से गुजरात और कठियावाड़ पर विजय प्राप्त किया था। चीनी यात्री है फाहियान, चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक यानी कि 399 से लेके 414 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त सेकंड को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त सेकंड का माना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्न थे कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वाराह मिहिर, शंकु, बेताल, भट्ट, घटक पर, छन्नक और भरूची। कुमार प्रथम पे आ जाइए। कुमारगुप्त प्रथम 415 से लेके 455 ईस्वी तक इसका शासन था। चंद्रगुप्त सेकंड एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। इसमें क्या पॉइंट है कि मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ है। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जो है जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो अभिलेख में हुनों को मल्लेच्छ कहा है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। ठीक है। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त वंश को स्वर्ण युग की संज्ञा जो है दिया था। उसके बाद आ जाइए पाल वंश। पाल वंश से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में किया गया था। गोपाल ने अगला पॉइंट करा है, गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में पड़ता है की स्थापना की थी। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है का निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट कर रहा है कि धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी कर लिया था। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट कर रहा है कि धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला पॉइंट कर रहा है देवपाल को जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव जो है दान में दिया था। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल और रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं बिठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे क्या पॉइंट है, प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश एवं उसकी राजधानी। देखिए, बृहद्रथ इसकी राजधानी था। गिरिब्रिज
या राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी। बिंबिसार इसका राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी। उज्जैन का राजधानी पाटलिपुत्र। शिशुनाग का हो जाएगा वैशाली। कालाशोक का राजधानी था पाटलिपुत्र। नंद वंश का पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का पाटलिपुत्र। ये सबसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसका संकलन एडिटोरिया के बुक में किया गया है। कुषाण का था पुरुषपुरी एवं मथुरा। गुप्त वंश का था पाटलिपुत्र और पाल वंश का था मुंगेर। बहुत ज़्यादा डिस्कस इस बुक में किया गया है कि वीडियो भी बहुत लंबा बन गया। अभी तक हमने प्राचीन भारत का भी टॉपिक समाप्त नहीं कर पाए। तो प्राचीन बिहार के इतिहास के प्रमुख साहित्य हैं अर्थशास्त्र। लेखक कौन थे? कौटिल्य। और ये राज प्रबंधन के सिद्धांत पर आधारित था। राज प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। शून्यवाद का सिद्धांत दिया था CU की हुएनसांग। और भारत की यात्रा का वर्णन है इस बुक में। इंडिका जो लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा और इसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण किया गया है। मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखा गया है। बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रह किया गया है। ललित सागर का नहीं दिया गया है। बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है इसमें। जातक कथा इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ इसमें वर्णन है। तो यही वीडियो को समाप्त करते हैं फर्स्ट पार्ट को। सेकेंड पार्ट में आपका डिस्कस किया जाएगा अब मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो एग्ज़ाम से पहले कोशिश करते हैं हम कि इस बुक को समाप्त कर दें। एक बार डिस्कस कम से कम ज़रूर कर ले बुक को, जो आपको 68 PT के लिए इम्पोर्टेंट है और 69 PPSC PT के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप लोगों को अगर बुक अच्छा लगे तो बुक को परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके सेकेंड वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।